This call is now being recorded. So hi everyone, welcome to the new video of last 10 year PYQ series of जामिया, क्लैड and AMU. और जैसा कि आप सभी को पता है, इस सीरीज के थ्रू हम लास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करते हैं और सिर्फ एनालाइज ही नहीं बल्कि इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे रिलेटेड जो अलग अलग जीएस की क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसे हम डिस्कस करते हैं. तो ये वीडियो सोनली फॉर द पर्पस ऑफ पीवाईक्यू डिस्कशन नहीं है. इस वीडियो में हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं कि क्या ट्रेंड रहा पेपर्स का, और इसके साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स लिंक करते हैं अभी 2025 में, उसको हम डिस्कस करेंगे. और जो भी जीएस पोर्शंस इससे बनते हैं, ऑप्शंस को एनालाइज करते करते हम अलग अलग जीएस के क्वेश्चंस भी टैकल करेंगे. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस जामिया बीएलएलबी 2022 का पेपर. 2022 का पेपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और 2022 का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक शिफ्ट देखा गया करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस में. शिफ्ट ये था कि अगर आप इसे देखो, 57 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर्स प्लस जीके से 40 क्वेश्चंस. अब यहाँ पे करंट अफेयर्स प्लस जीके भी लिखने का एक मेरा मतलब है, ठीक है. मतलब ये है कि यहाँ पे 2022 के पेपर से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आए. स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आने का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इनडायरेक्टली पूछा गया. फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम रशिया एंड यूक्रेन और काफी न्यूज में था, तो रशिया ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को बंद कर दिया था, जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑल ओवर द यूरोप. तो क्वेश्चन ये आया कि नेम द कंट्री जहां पे नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन दो कंट्रीज को ज्वाइन करती. तो उसका आंसर था रशिया एंड जर्मनी. बट अगर आपने अच्छे से एनालाइज नहीं किया होगा, अगर आपने अच्छे से मैप्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे. तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि 2022 के पेपर में मेजर चंक जो था, अगर आप देख सकते हैं, 57 प्लस 40 मींस अराउंड 97 क्वेश्चंस कवर थे सिर्फ करंट अफेयर्स एंड जीके से. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है करंट अफेयर्स एंड जीके, अगर आप जामिया बीएलएलबी पे फोकस करते हैं. उसके साथ साथ मैथ्स एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस तो कांस्टेंट रहते हैं हमेशा, इसमें कोई प्लस माइनस देखा नहीं गया. लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थोड़े कम हुए थे इसमें, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस. तो ये ओवरऑल वेटेज थी जामिया 2022 के पेपर की. और आप एक आइडिया ये लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स एंड जीके आपको अच्छे से करना है इफ यू आर टारगेटिंग जामिया बीएलएलबी. तो स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन हमारा था, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा चैनल्स. लोकसभा एंड राज्यसभा चैनल्स दो नेशनल टेलीविजन चैनल्स थे हमारे कंट्री में, जो मेजर न्यूज इंसाइटफुल डिस्कशंस ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे वहां पे ब्रॉडकास्ट होता था. तो इन दोनों चैनल्स को मर्ज करके एक न्यू चैनल बनाया गया था. ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और ये काफी न्यूज में था. और इसका आंसर था संसद चैनल, संसद टीवी. संसद टीवी की जो है फॉर्मेशन हुई थी इस तो ये करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन था हमारा. नाउ द बाबा कल्याणी कमेटी इज रिलेटेड टू. बाबा कल्याणी कमेटी, बाबा कल्याणी कमेटी जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी से रिलेटेड है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है? तो हमारी कंट्री में कुछ ऐसे टेरिटरीज बनाए जाते हैं, टेरिटरीज विद इन ए कंट्री, जो कि ड्यूटी फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है. क्यों फ्री किया जाता है? क्योंकि वहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स को काफी बढ़ावा मिले, उससे जो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट है ऊपर हो, इंक्रीज हो, और ऐसे इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं. तो ये इकोनॉमिक जोन्स जो है लाइक गिफ्ट सिटी इन गुजरात, तो बाबा कल्याणी कमेटी जो थी वो इसी के थ्रू इकोनॉमिक जोन्स को बनाया गया.
नाउ H2O Water Wise Program for the Children of India is an initiative of, तो ये किसका इनिशिएटिव था? H2O, तो इसका आंसर होगा यूनेस्को। यूनेस्को ने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो 16 नवंबर 1949 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। और इसका एम क्या है, ये काम क्या करता है? इसका काम है टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। एजुकेशन साइंस और कल्चर के फील्ड में पीस डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन की बात यूनेस्को करता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी डेजिग्नेट यूनेस्को भी करता है, ठीक है। तो ये जो H2O प्रोग्राम था उस टाइम H2O ने यूनेस्को ने लॉन्च किया था। नाउ द पुंची कमिटी इन 2010 इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो पुंची कमिटी था वो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। सेंटर स्टेट रिलेशन मींस एज यू नो आवर कंट्री इज क्वाजी फेडरल, मींस यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में एक काफी एक कॉम्प्लिकेटेड सा बॉन्ड होता है, रिलेशन होता है। हमारे 7th शेड्यूल में लिस्ट्स भी दी गई हैं कि कौन से फील्ड में स्टेट की कितनी अथॉरिटी होगी और सेंटर की कितनी अथॉरिटी होगी। तो ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन था वो पुंची कमेटी ने अपने रिपोर्ट में बताया। और सेंटर स्टेट रिलेशन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो इसको हम बेसिकली तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशन जो चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, फ्रॉम आर्टिकल 242 टू आर्टिकल 255। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है वो चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 11 में है, आर्टिकल 256 टू आर्टिकल 263। और फाइनेंशियल रिलेशन की बात करें तो ये पार्ट 12 में है, आर्टिकल 268 टू 293, जो सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करता है। लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन। तो ये ओवरऑल था सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। नाउ with reference to the forest, which is the season between winter and monsoon referred to, तो इस सीजन में फॉरेस्ट फायर सीजन बोला जाता है जो बिटवीन विंटर एंड मॉनसून में होता है। नाउ द प्रोजेक्ट सनराइज इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट सनराइज। प्रोजेक्ट सनराइज जो था वो राइजिंग HIV प्रेवलेंस, तो HIV के रिगार्डिंग जो भी क्योर किया जा सकता है, प्रिकॉशन लिया जा सकता है, बेसिकली अवेयरनेस की बात जो है ये प्रोजेक्ट सनराइज में किया गया था। HIV की जो फुल फॉर्म बोले तो उसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करते। With which of the following initiatives result in the adoption of the founding principles of non-aligned movement? Non-aligned movement जो है वो कौन से कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये आया था? तो ये है बैंडन कॉन्फ्रेंस। बैंडन कॉन्फ्रेंस नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो 1955 में एशिया अफ्रीका बैंडन कॉन्फ्रेंस में हुआ था, जो कि इंडोनेशिया में है। और अगर नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें तो एट दैट टाइम रशिया एंड यूएस में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो सम चंक ऑफ कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि वी विल नॉट सपोर्ट ईदर ऑफ देम, ठीक है। वी आर नॉन अलाइन, हम किसी की तरफ अलाइन नहीं होंगे और हमारा किसी की तरफ एलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉन अलाइन मूवमेंट बना था और 6 years after the Bandung Conference, the movement non-aligned countries was founded on a wider geographic basis. The first summit conference held in Belgrade, which was held in September 1961. ठीक है, तो ये बैंडन कॉन्फ्रेंस जो कि इंडोनेशिया में सिचुएटेड है, उसके थ्रू जो है ये नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। Where can be the impeachment charges initiated against the president of India? Impeachment charges जो है वो
कहाँ पे, कौन से हाउस में इनिशिएट किए जा सकते हैं। इम्पीचमेंट की अगर हम बात करें तो वो आर्टिकल 61 में दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये लिखा हुआ है आर्टिकल 61 में कि वेदर ईदर ऑफ द हाउस, ईदर ऑफ मीन्स लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, आप किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को इनिशिएट कर सकते हैं। Which article of the Indian Constitution contains the emergency provisions? कौन सी आर्टिकल में इमरजेंसी प्रोविजंस है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 352 to 360. As you know, there are 3 kinds of emergency given in our constitution. First one is national emergency, president's rule, and financial emergency. National emergency आर्टिकल 352 में है और इसमें ग्राउंड क्या है? ग्राउंड है एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ये इस ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी पुट हो सकती है और मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस, दोनों हाउस से अप्रूवल होनी चाहिए और विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर। इसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, मेजोरिटी मोर देन 50% और 2/3 ऑफ मेंबर्स अगर हाउस में स्पेशल मेजोरिटी इज बेसिकली, अगर स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स हाउस में प्रेजेंट हो प्लस 50% लोग उसका सपोर्ट करें तो स्पेशल मेजोरिटी मिलती है। ये नेशनल इमरजेंसी 6 मंथ के लिए कंटिन्यू रहेगी और एक्सटेंड किया जा सकता है इसे इंडेफिनिट पीरियड के लिए, लेकिन क्या करना है यहाँ पे, हर 6 महीने में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है, तो ये इंडेफिनिट पीरियड तक चल सकती है। तो ये था नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो आर्टिकल 365, 356 एंड 365 में है। ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो यहाँ पे ये प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, लाइक काफी सारे स्टेट्स में अभी हाल ही में मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैती एंड कुकी ट्राइब। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की अगर कहीं भी किसी भी पार्ट में स्टेट की फेल्यूर हो जाती है, वहां की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं पाती है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इसका क्या है? मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस विद इन 2 मंथ्स। सिंपल मेजोरिटी की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, मींस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट हो या ना हो। अगर 50% लोगों ने इसे अप्रूवल दे दिया तो ये सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी और ये भी 6 महीने तक चलता है। कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। 3 years से ज्यादा आप इसे नहीं कर सकते एंड बाय टेकिंग अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 months। तो जो 2 डिफरेंस है यहाँ पे कि नेशनल इमरजेंसी में आप इंडेफिनिट पीरियड तक चला सकते हैं, बट आप प्रेसिडेंट्स रूल को सिर्फ 3 महीने, 3 साल तक चला सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपको हर 6 महीने पे पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। अब आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा आर्टिकल 360 में है। इसमें ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। अगर फाइनेंशियली कंट्री में कुछ अनस्टेबिलिटी आती है तो यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months। सिंपल मेजोरिटी की यहाँ भी जरूरत पड़ती है। ये जो है इनडेफिनिटली कंटिन्यू रहेगा अंटिल ऐसा खत्म नहीं किया जाए और कोई भी प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया गया है और नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात की गई। ठीक है, तो ये था तीनों। और फाइनेंशियल इमरजेंसी फॉर्चुनेटली अभी तक इंडिया में कभी लगा नहीं। तो ये था ऑल अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन और आई होप समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। Okay. The Hague Convention of 1954 is related to which of the following? तो Hague Convention जो था वो प्रिवेंशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड था। कल्चर को प्रिवेंट करने की बात की गई थी Hague Convention। Who discovered ABU blood group system? तो कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था और ये हमारा ब्लड ग्रुप का ये टेबल है A, B, AB और
ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। और एंटीजेंस क्या होती हैं, ये इनका है। डोनर कौन होते हैं इनके, ए के डोनर ए और ओ होंगे, बी के डोनर बी और ओ होंगे, ए बी के डोनर ए बी भी होंगे, ए भी होंगे, बी भी होंगे और ओ भी होंगे, ठीक है। और ए जो होगा उसका ओ होगा, उसका ओ ही होगा। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी डिस्कवरी की। परम गंगा इज रिलेटेड टू, परम गंगा जो है एक सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया में आपने नाम सुना होगा कि विच इज द सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया लार्जेस्ट। सो परम जो है इसका आंसर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट वीनस मिशन, वीनस मिशन, पहला वीनस मिशन जो था वो इंडिया का, वो क्या था? तो उसका आंसर होगा शुक्रयान। एज यू नो वीनस को हिंदी में शुक्र भी बोलते हैं, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि शुक्रयान जो था वो पहला हमारा वीनस मिशन था। अगर हम इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें, इंडियन एक्सप्लोरेशन इनटू स्पेस की अगर हम बात करें, तो फाउंडेशन रखी गई थी 1963 में। फर्स्ट एवर रॉकेट जो था वो लॉन्च किया गया था, पहला रॉकेट 1963 में, ठीक है। उसके बाद 1969 में फॉर्मेशन हुआ इसरो का। 1975 में आर्यभट्ट फर्स्ट इंडिया सैटेलाइट लॉन्च हुआ। फिर 1980 में फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च हुआ, लॉन्च व्हीकल बना SLV-3। 1984 में राकेश शर्मा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू वेंट इन स्पेस, ठीक है। फिर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मून मिशन था। 2013 में मंगलयान फर्स्ट मिशन टू मार्स। 2017 में launched 104 satellites in one mission. This was a record in itself. 104 satellites जो थे वो 2017 में एक ही मिशन में लॉन्च किए गए। इन 2019 चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ और 2023 में चंद्रयान 3 जो है वो मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला सैटेलाइट बना ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये इंडिया के लिए एक काफी बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन। नाउ व्हिच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? लोग कंफ्यूज होंगे यार, मार्स पास में है, मरकरी तो यही होना चाहिए, लेकिन वीनस जो है वो हमारा हॉटेस्ट सोलर प्लैनेट है, क्योंकि जो इसकी एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ से जो सन रेज आती है वो वापस जाने में काफी स्ट्रगल करती है। दैट इज व्हाई जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और इस वजह से ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बनता है। नाउ अब प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, टू आंसर अ क्वेश्चन द गिवन प्रिंसिपल इज टू बी अप्लाइड टू द गिवन फैक्ट सो एज टू अराइव टू द मोस्ट रीजनेबल क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन इज एक्शनेबल इन लॉ। अगर हम इंटेंशनली किसी को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी पे, तो ये क्या होगा? एक्शनेबल होगा। फैक्ट्स क्या है? P and D are unknown to each other. When P is about to sit on chair, D intentionally put its away as a result of which P falls on the floor and injured. ठीक है? P जो था वो P और D एक दूसरे को जानते नहीं थे, और P जो है जब चेयर पे बैठने वाला था तो D ने चेयर को खींच लिया, तो क्या ये लायबल होगा? यहाँ पे इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हुआ है, ठीक है। इंटेंशनली पुल्स, अब यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? इंटेंशनल, तो यहाँ पे ये लायबल होगा, ठीक है। तो D इज लायबल एज ही इंटेंशनली कॉज्ड इंजरी टू P, तो B इज द राइट आंसर। Consent is a good defense in a civil action for tort, but the act should be in the same for which consent was given. प्रिंसिपल ये कहता है कि कंसेंट अगर आप देते हैं तो आपको डिफेंस मिल जाएगी टॉर्ट में, कि मैं उसने तो कंसेंट दिया था, लेकिन कंसेंट जो है उसी चीज के लिए दी गई होनी चाहिए जो एक्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम फैक्ट्स देखेंगे, बी वाज फॉर्मली इनवाइटेड बाय ए टू हिज हाउस। बी जो था वो ए के घर में इनवाइट हुआ, ए ने इनवाइट किया। बी आफ्टर सिटिंग फॉर सम टाइम इन ड्राइंग रूम मूव टू बेडरूम, तो ए सूट फॉर ट्रेसपास। बी जो है ए ने बी को घर पे बुलाया, ठीक है, कंसेंट दिया, बी घर पे आ गया। अब क्या हुआ, जब बी बैठा हुआ था तो ए के बिना परमिशन के वो उसके बेडरूम में चला गया,
तो इसमें ये पूछा है कि क्या ये ट्रेसपास होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम फैक्ट्स देखें, प्रिंसिपल देखें, प्रिंसिपल में ये बोला कि आप कंसेंट डिफेंस तभी लगेगा जब आप सेम चीज के लिए आपको कंसेंट मिला। यहाँ पे कंसेंट इसको घर में आने के लिए मिला था, ए ने कंसेंट बी को घर में आने के लिए दिया था, ना कि बेडरूम में आने के लिए दिया था। तो बेडरूम में ये गया तो ये ट्रेसपास हो जाएगा, क्योंकि कंसेंट सिर्फ घर में आने के लिए था, ना कि उसके बेडरूम में जाने। तो हमें प्रिंसिपल पे बिल्कुल स्टिक रहना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, बी हैज कमिटेड ट्रेसपास एज देयर वाज नो कंसेंट फॉर ए फॉर एंट्री इन द बेडरूम। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नाउ to answer a question, the given principle is to be applied to the given fact so as to arrive at the most principle देखते हैं। The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। जो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट अभी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि कम्युनिकेशन जो है प्रपोजल का, प्रिंसिपल में ये लिखा हुआ है, प्रपोजल तब कंप्लीट होता है जब आप जिसको प्रपोज किए हो, प्रपोजल आपने जिसे भेजा है उसको नॉलेज में वो चीज आ जाए, ठीक है। आपने ए को लेटर भेजा, जब ए लेटर को पढ़ ले तो ये माना जाएगा कि प्रपोजल कंप्लीट होगा। फैक्ट्स क्या है? ए सेंड अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू बी टू परचेज द हाउस ऑफ बी, ठीक है। ए सेंड अ लेटर टू मेकिंग अ प्रपोजल टू बी टू परचेज द हाउस, ठीक है। ये हमारा फैक्ट्स है। ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। पहला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रीड्स द लेटर। हाँ, ठीक है। बी जब लेटर को पढ़ लेगा तभी ये जो होगा कंप्लीट होगा, तो ये माना जाएगा कि प्रपोजल कंप्लीट होगा। A person is said to have committed assault when an apprehension is caused in the mind of a person that he is about to use physical force against the body। Assault का ये प्रिंसिपल है। assault means होता है apprehension of fear in the mind, तो वो assault हो जाए। मीन्स आपको ये डर है कि मेरे ऊपर कुछ हमला होने वाला है, ठीक है। अगर मैंने किसी एक के सामने आके उसको फिस्ट दिखाया कि भाई मैं तुम्हें मार दूं, तो एक के माइंड में एप्रीहेंशन हो गया कि मैं मुझे चोट लगने वाली है, तो ये असॉल्ट हो जाए। मींस एप्रीहेंशन इन माइंड इज नेसेसरी, ठीक है। अब हमारा फैक्ट्स क्या कहता है? ए अब्यूजेस बी व्हाइल ही वाज सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, ठीक है। ए जो है बी को एक्यूज करता है जबकि ए जो है एक ट्रेन में बैठा है, ठीक है। ये हमारा ये है। By aggressively shaking his fist when B was standing on the railway platform at a distance। ये ट्रेन में बैठा है, ट्रेन धीरे धीरे जा रही है, ठीक है। बी जो है ट्रेन के बाहर खड़ा है, स्टेशन पे खड़ा है। ए उसे ऐसे फिस्ट दिखाता है कि मैं तुम्हें भी मारूंगा। तो हमें ये पूछा गया है कि क्या ये असॉल्ट होगा? तो हमने अभी प्रिंसिपल में देखा कि एप्रीहेंशन होना चाहिए माइंड में। अगर आप खुद को ही अपने उस जगह पे बी के जगह पे रखो कि कोई ट्रेन से जा रहा है और बाहर आप खड़े हो और किसी ने ट्रेन से तुम्हें फिक्स दिखाया, तो क्या तुम्हारे माइंड में एप्रीहेंशन होगा कि अरे ये तो मारने वाला है? भाई वो ट्रेन जा रहा है, तुम बाहर खड़े हो, तो ये इररीजनेबल है ना कि तुम्हारे माइंड में कुछ डर पैदा होगा? डर ही नहीं पैदा होगा। अगर वही ये तुम्हारे सामने आके फिक्स दिखाता तो तुम्हारे माइंड में डर पैदा होता, ठीक है। तो यहाँ पे एप्रीहेंशन ऑफ माइंड पैदा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई रीजनेबल डिस्टेंस पे है, ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एप्रीहेंशन ऑफ माइंड पैदा नहीं होगा बी के अंदर, और इस वजह से ये असॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो असॉल्ट नहीं होगा, तो ए हैज नॉट कमिटेड असॉल्ट अगेंस्ट बी। मेन बात है एप्रीहेंशन इन माइंड होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं होगा। Nothing is an offense which is done by a child under 12 years of age। 12 साल के अंदर की जो भी चाइल्ड होंगे उनके द्वारा किया गया हुआ कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा। But who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of conduct on that occasion। दो चीजें हैं इसमें। पहला तो ये बोला कि 12 साल से बिलो की जो भी चिल्ड्रन होंगे उनके द्वारा किया गया कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ
ये बोलता ये है कि उस टाइम अगर जरूरी ये है कि वो 12 साल का लड़का या 12 से कम साल का लड़का जो है उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है कि वो जज कर पाए कि मेरे मेरे एक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है। फैक्ट्स में क्या बोलता है, एक्स 11 ईयर ओल्ड बॉय, एक्स जो है वो 11 साल का लड़का है, पिक्स अ गोल्ड रिंग जो कि 5,000 का है, lying on a table of his friend's house and immediately sells it for 2,000 and misappropriates the money. ऑफेंस तो है, चोरी किया गया उसने, 5,000 का गोल्ड रिंग था, हाँ गोल्ड रिंग था, वो जाके बेच देता है 2,000 में। तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे उसको पता नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ वो उसको आइडिया नहीं था? भाई वो 5,000 का सामान 2,000 में जाके बेच रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, उसे पता है कि एक वैल्यूएबल सामान है, इसको अगर मैं जाके बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। मीन्स उसे कॉन्सिक्वेंस, नेचर ऑफ द एक्ट पता था कि इससे मुझे फायदा होने वाला है। ठीक है, वो 12 साल से कम का है, बट ही हैव दैट मैच्योरिटी, sufficient maturity to understand the nature and consequence of the act. वो 12 साल का है, 11 साल का है, बट इसके पास वो मैच्योरिटी थी, इसलिए वो लाइबल होगा। ठीक है, इसलिए वो लाइबल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं प्रोटेक्ट होगा, प्रोटेक्ट नहीं होगा। X would not be protected under the principle stated below because its acts so that he has sufficiently matured to understand the nature and consequence of act. ठीक है, वो मैच्योर था इसे समझने के लिए। Defamation is the publication of a statement which tends to lower reputation of a person in estimation of other members of the society generally. Publication, डिफेमेशन वो होता है जब आप किसी भी पर्सन के खिलाफ कुछ पब्लिश करते हो जिससे अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं उनके माइंड में ये चीज जाए कि अरे ये तो इंसान गलत है। ठीक है, जरूरी क्या है? पब्लिकेशन होना। ठीक है, यहाँ पे पब्लिकेशन वर्ड यूज हुआ है, मीन्स पब्लिक में वो बात आनी चाहिए। फैक्ट्स क्या है? A writes a highly offensive and derogatory letter about B and sends it directly to B as a sealed cover. ठीक है, A ने B के बारे में बहुत बुरा भला बोला और उसे B को भेज दिया सील्ड कवर। ठीक है, तो क्या ये होगा? A is liable to B for defamation as the letter is highly offensive and derogatory. नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर लेटर पब्लिश नहीं हुआ है, लोगों ने उसे नहीं देखा है, तो आप कितनी भी बुरी भली बात बोलो, वो डिफेमेशन के लिए लाइबल नहीं होगा। इन केस वो अदर ऑफेंसेस के लिए लाइबल हो सकता है, बट वो डिफेमेशन नहीं होगा। डिफेमेशन के लिए जरूरी ये है कि वो बात पब्लिक में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक में हुई ही नहीं, उसने ऐसे सील पैक करके भेज दिया, तो ये डिफेमेशन नहीं होगा। ठीक है, A is not liable for defamation since there is no publication to any other person in whose estimation the reputation will be. भाई पब्लिश होता तो लोग समझते, तो लोगों के दिमाग में फिर उस पर्सन की रिपुटेशन गिरती, तब वो डिफेमेशन होता। यहाँ पे पब्लिकेशन ही नहीं हुई, इसलिए ये डिफेमेशन नहीं होगा। In case where there is an infringement of legal right, even without any actual loss or damage, the person whose right is infringed as a cause of action. Injuria sine damnum. अगर आपको इंजरी होती है, लीगल इंजरी होती है, डैमेज नहीं हुआ, ठीक है, डैमेज नहीं हुआ, लेकिन आपको लीगल इंजरी हुई, तो वहां पे आप जो है आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है हमारा। डैमनम साइन इंजुरिया में होता है कि डैमेज है लेकिन आपको लीगल इंजरी नहीं हुई, तो कोई लायबल नहीं होगा। एक स्कूल है, उसके बगल में दूसरा स्कूल खुल गया, तो पहले वाले स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में चले गए, तो यहाँ पे पहला स्कूल जो है वो केस नहीं कर सकता है, दूसरा स्कूल लायबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटरी डैमेज तो हुआ बट वहां पे कोई भी लीगल इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुई पहले वाले स्कूल की राइट्स की। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को हम डैमनम साइन इंजूरिया कहते हैं। बट इंजूरिया साइन डैमनम ये है कि इवन आपको डैमेज नहीं हुआ
बट आपकी लीगल इंजरी हुई हो, आपकी लीगल राइट्स को वायलेट किया गया हो, तो वहां पे पर्सन लाइबल होगा जिसने वायलेट किया है। फैक्ट्स देखें, P was wrongfully prevented by returning officer from exercising vote in assembly election. The candidate for whom he wanted to give his vote won the election. Still, B brought an action claiming damages. P जो था वो वोट देने जा रहा था, ठीक है, बट जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो उसने उसे वोट देने से मना कर दिया, पी को वोट देने से मना कर दिया, ठीक है। राइट टू डैमेज हुई उनकी, भाई राइट टू वोट। लेकिन जो जिसे वो वोट देना चाहता था वो कैंडिडेट जीत गया, ठीक है, डैमेज तो हुआ नहीं भाई, जिसे वो जीतना चाहता था जीत गया, तो क्या कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपने उसकी लीगल राइट को इंजरी की, डैमेज हुआ हो या ना हुआ नहीं मतलब, राइट इंजुरिया साइन इंजरी विदाउट डैमेज, आपने उसके लीगल राइट को इंजर किया, डैमेज हुआ ना हो नहीं मतलब, यू विल बी लाइबल, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर जो होगा वो लाइबल होगा। पी जो है, P would succeed in the action as he was wrongfully prevented from exercising his legal right for voting in that election. तो डैमेज हुआ ना हुआ नहीं मतलब है, आपने लीगल राइट को इंजर किया, यू विल बी हेल्ड लाइबल, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर लाइबल होगा। लॉ नेवर इन्फोर्सेस एन इम्पॉसिबल प्रॉमिस। प्रॉमिस कई तरीके की होती है, प्रॉमिस इम्पॉसिबल अगर हो तो लॉ उसे कभी नहीं मानेगा। अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए एक अलग दुनिया बनाऊंगा, तो ऐसी प्रॉमिसेस इन्फोर्सेबल नहीं होंगी कि आप चले गए कोर्ट में, सर इसने तो चांद तारे लाने की बात की थी तोड़ के, बट ये मुकर गया, तो ही विल बी लाइबल। तो लॉ नेवर इन्फोर्सेस इम्पॉसिबल प्रॉमिस। लॉ जो है कभी इम्पॉसिबल प्रॉमिस को इन्फोर्स नहीं करता है। A made a promise to discover a treasure by magic. This is an impossible promise. So law will never support impossible things. So law will not enforce this promise. An agreement without free consent can be enforced only at the option of the party whose consent was not free, like a voidable agreement, voidable contract. अगर कोई भी प्रिंसिपल में ये दिया हुआ है, अगर कोई भी एग्रीमेंट बिना फ्री कंसेंट के लिया गया है, अगर आपने ए से कोई अग्रीमेंट कराया उसके बिना फ्री कंसेंट के, तो वो ए के ऊपर है कि वो कंसेंट को माने या ना माने, ये हमारा प्रिंसिपल कहता है। फैक्ट्स में ये है, ए ऑब्टेन्स कंसेंट ऑफ बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय पुटिंग अ गन ऑन द हेड्स ऑफ बीज गर्लफ्रेंड, ठीक है। बी के गर्लफ्रेंड के सर पे गोली रखे ए ने कंसेंट मांग लिया बी का, तो ये कंसेंट जो है वो फोर्स से मांगा गया है। तो इन केस में बी के पास ये राइट्स है कि वो उस कंसेंट को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, दोनों ऑप्शन है उनके पास, बी के पास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट, ठीक है। बी जो है वो एग्रीमेंट को इन्फोर्स भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये हमारा क्वेश्चन था। लॉ डज नॉट पेनलाइज फॉर रॉन्ग्स व्हिच आर ट्रिवियल इन नेचर। अगर कोई भी रॉन्ग जो है वो छोटा मोटा है, अगर तुमने किसी को गाली दे दिया, अब वो कोर्ट में चला गया, सर इसने मुझे साले बोला, तो ट्रिवियल नेचर की जो चीजें हैं वो लॉ जो है पेनलाइज नहीं करता है उसे। फैक्ट्स क्या है, in course of a discussion, a 3 or 5 of papers at the table which touch the hands of the case, कोर्ट क्या इतना फालतू बैठे, करोड़ ऑफ केसेस जो है हमारे कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए, आप किसी के ऊपर फाइल फेंकते हो तो कोर्ट इसके लिए बैठा हुआ है, तो ये ट्रिवियल नेचर के रॉन्ग है, इसे जो है कोर्ट कभी एंटरटेन नहीं करेगा। तो क्या होगा आंसर इसका, A is not liable for his act as it was trivial in nature. Now, with reference to the Speaker of Lok Sabha, consider the following statements. तो Speaker of Lok Sabha की जो भी पावर्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है, इसमें हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है।
Once a member is elected as a speaker, he she loses the voting right in Lok Sabha. ठीक है, सही है, वोटिंग राइट्स खत्म हो जाती होंगी. ऐसा माना जाता है कि they are neutral persons on paper, but you know the reality. With the dissolution of Lok Sabha, the term of speaker comes to an end. नहीं, टर्म्स ऑफ लोकसभा जो है खत्म नहीं होता है और वोटिंग राइट्स भी खत्म नहीं होती. लाइक इफ देयर आर इक्वल वोट्स तो यहाँ पे स्पीकर के भी पास राइट्स है कि वो वोट दे सकता है. ठीक है, तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट गलत है. The speaker certifies a bill as a money bill and speaker decision is final. This is right. ठीक है, पहला भी करेक्ट नहीं है, दूसरा भी करेक्ट नहीं है. ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा जो है वो स्पीकर खत्म नहीं होती है, टर्म ऑफ स्पीकर खत्म नहीं होता है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा पे होने पे, उसके बाद ही चलता है. ठीक है, और स्पीकर के पास वोटिंग राइट होती है इफ देयर आर इक्वल, टाई हो जाए अगर दोनों पार्टीज के बीच में. तो ये पहले दूसरे रॉन्ग होंगे, तीसरा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट है, पहला कि स्पीकर का डिसीजन जो है फाइनल होता है. तो 3 will be right. The third schedule of Indian Constitution related to provisions related to administrative areas, forms, oaths and affirmation, allocation of seats of Rajya Sabha. तो इसका आंसर होगा फॉर्म्स, ओथ्स एंड एफर्मेशन. जो ओथ्स दिलाई जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, सीजीआई के द्वारा, तो ये जो चीजें हैं वो थर्ड शेड्यूल में गवर्न की जाती है. और अगर हम शेड्यूल की बात करें तो एज यू नो हमारे जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो याद करना काफी मुश्किल है, एज यू नो काफी बड़ी है. तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम अगर हम इसको ब्रेक करें तो टी से होगा टेरिटरी, नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है फर्स्ट शेड्यूल में है. ठीक है, सैलरीज, ई से इमोल्यूमेंट्स. इमोल्यूमेंट्स मींस जो सैलरीज एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं वो ई से होगा. ए से क्या होगा, एफर्मेशंस, जो ओथ्स एंड एफर्मेशंस दिए जाते हैं. ठीक है, वो ये होगा. आर से होगा राज्यसभा. राज्यसभा एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स. ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज. ठीक है, 1 2 3 4 5 5th शेड्यूल में ये है. ठीक है, 6th शेड्यूल में क्या है, अदर शेड्यूल एरियाज. अदर शेड्यूल्ड एरियाज लाइक असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय. एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ये हमारे 7th शेड्यूल में दिया हुआ है. फिर ओल्ड में ओ से क्या होगा, 8th शेड्यूल में हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस है. देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस राइट नाउ इन इंडिया. तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है. एल से लैंड रिफॉर्म्स, सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है. ठीक है, और सेक्शन 10 जो डिफेक्शन है, एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सेक्शन 10 में है. फिर पंचायती राज की बात जो है वो 9th शेड्यूल 11th शेड्यूल में की गई है. और लास्ट 12th शेड्यूल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की गई है. ठीक है, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के थ्रू आप इस तरह से जो 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा शेड्यूल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग contains the regulations for management of the company. मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं. ठीक है, ये आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे जब आप लॉ में एडमिशन लेंगे. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मैंने होता है. द टर्म इंटार्क इज द नेम ऑफ इंटार्क. तो ये जो है एक इंडिया की जो अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है टू स्टडी आर्कटिक रीजन. आर्कटिक रीजन की अंडर वाटर स्टडी के लिए जो है ये मिशन था इंडिया का. नाउ द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन आस्क अ मेंबर ऑफ हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक. तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, तो ये जो है यील्डिंग ऑफ फ्लोर. यील्डिंग ऑफ फ्लोर को हम ये चीज बोला जाता है, इसका जो नाम है यील्डिंग ऑफ फ्लोर. Which one among the following is not an essential in the formation of contract? Offer is essential, acceptance is essential, consideration is essential, damages are not essential. ठीक है, damages जो है ये essential part नहीं है.
तो इसका आंसर होगा डी। नाउ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ, जिसको दुनिया में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, मस्त मौला आदमी है, ठीक है, सुख दुख से परे है, लोग बोलते हैं ना, तो इसको हम स्टोइक बोलते हैं ऐसे पर्सन को, ठीक है, स्टोइक पर्सन। A disease which spreads by a contact, जो डिजीज कॉन्टैक्ट से फैले, लाइक कोरोना वायरस, तो ऐसी डिजीज को हम कॉन्टेजियस डिजीज बोलते हैं। एक मूवी भी आई थी कॉन्टेजियस, तो कॉन्टेजियस डिजीज जो है ये इसका आंसर होगा। वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, जो अपने किस्मत पे बिलीव करे, जो बिलीव करे जो होगा वो होगा, हमारे किस्मत में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम फैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, फैटलिस्ट। नाउ दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा इनकॉरिजिबल, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, इनकॉरिजिबल। वन हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गुडनेस, ऐसा पर्सन जिसको बिलीव ही नहीं है कि दुनिया में लोग अच्छे ही नहीं होते हैं, सब बुरे होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम साइनिक बोलते हैं, ठीक है। नाउ एंटोनिम्स बताने हैं हमें, प्रोवोकेशन के एंटोनिम्स क्या होंगे। प्रोवोकेशन मींस आप किसी को वो कर रहे हो, उकसा रहे हो कुछ बोलने के लिए, बुरा भला बोल रहे हो, उसे उकसा रहे हो, कर्म कर रहे हो, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, किसी को शांत कराना। शांत से क्या आना चाहिए, पैसिफाई करना। पैसिफाई मीन्स होता है किसी को शांत करना। आप पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, पैसिफाई वर्ड ही होता है शांति से, जिसको शांत किया है। प्रशांत महासागर को हम पैसिफिक ओशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी करंट्स होती हैं पैसिफिक ओशन में वो शांत होती हैं, अनलाइक एटलांटिक ओशन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन से आप समझ सकते हो, पैसिफिकेशन मीन्स होता है किसी को शांत करना, तो प्रोवोकेशन का एंटोनिम हो जाएगा पैसिफिकेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियस मीन्स अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, जो काफी हार्ड वर्क करता हो, तो उसको हम इंडस्ट्रियस बोलते हैं। तो उसका उल्टा होगा इंडोलेंट। इंडोलेंट मीन्स जो पड़ा हो एक जगह, कहीं हिले डुले ही नहीं, ठीक है, तो उसे इंडोलेंट बोलते हैं, तो इसका एंटोनिम इंडोलेंट होगा। कंसीड मीन्स क्या होता है, तो इसका आंसर होगा कंसीड मीन्स होता है कि आपने किसी चीज को अप्रूवल दे दिया, ठीक है, तो इसका ऑर्डर रिफ्यूज कर दिया। स्ट्रिंजेंट मीन्स वेरी टफ थिंग, ठीक है, काफी टफ चीज हो, टफ हो, काफी स्ट्रिक्ट हो, तो उसे हम स्ट्रिंजेंट बोल दिया। तो इसका उल्टा होगा lenient। lenient मीन्स होता है काफी लिबरल टाइप का, काफी इजी, तो lenient उसे बोलेंगे। loquacious means a person who speaks a lot, तो काफी बोले, loquacious हो, वर्बोस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, loquacious। और जो कम बोले उसे हम उल्टा एंटोनिम होगा reticent is a person जो काफी कम बोले, तो इसका आंसर होगा reticent। Now pick out the synonyms of the given word। synonyms हमें बताने हैं, ठीक है। डिफर मीन्स होता है पोस्टपोन, मीन्स किसी काम को आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है, तो वो डिफर हो जाएगा। सीज मीन्स होता है स्टॉप, किसी काम को बंद कर देना, ठीक है, तो स्टॉप। सीज मीन्स होता है अरे उसकी कंपनी सीज कर दी गई, मीन्स खत्म, टर्मिनेट, स्टॉप हो गया, ठीक है, तो सीज का आंसर होगा एंटोनिम, सिनोनिम स्टॉप, ठीक है। जर्मिनेट मीन्स उगना, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मीन्स प्रोड्यूस होना, स्प्राउट होना, स्प्राउटिंग मीन्स सीड्स में से जो जर्मिनेशन होती है तो उसे हम जर्मिनेट बोलते हैं, स्प्राउट इसका सिनोनिम होगा। एल्टरकेशन मीन्स लड़ाई झगड़ा, बहस होना, ठीक है, बहस हुआ काफी, तो हीटेड डिस्प्यूट, अल्टरकेशन मीन्स बहुत बहस होना काफी और लड़ाई झगड़ा होना, तो इसका होगा हीटेड डिस्प्यूट।
प्रोहिबिट मीन्स होता है किसी को रोकना, किसी को मना करना कोई चीज करने से, तो इसका सिनोनिम होगा फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स ये होता है किसी को मना करना, किसी चीज को रोकने से, करने से। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। एग्रेंडाइज मीन्स बढ़ना, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना, और इसका स्पेलिंग होगा AGGRANDIZE। एग्रेंडाइज GGRANDIZE, तो इसका बढ़ावा होता है। एबरेंट, एबरेंट का स्पेलिंग है ABERRANT। एबरेंट, दिस इज द राइट स्पेल्ड वर्ड। नाउ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी की करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है INTEGRITY। इंटीग्रिटी, दिस इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। नाउ एब्स्टेमियस, एब्स्टेमियस जो किसी काम को रोके, इसकी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है ABSTEMIOUS। एब्स्टेमियस, किसी काम को करने से रोकना, एब्स्टेमियस। नाउ कैप्रिशियस, तो इसका है CAPRICIOUS, कैप्रिशियस। ठीक है, तो ये था हमारा इंग्लिश। नाउ अब हम आते हैं 10 क्वेश्चंस जो मैथ्स से रिलेटेड है। ठीक है, मैथ्स की क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहला है हाउ मेनी इयर्स हैव 29 डेज इन फरवरी फ्रॉम 2001 से 2100 के बीच में कितने इयर्स होंगे? उसमें 29 डेज होंगे इन फरवरी। तो 29 डेज इन फरवरी का क्या मतलब है? 29 डेज इन फरवरी का मतलब है कि लीप ईयर, लीप ईयर में ही 366 डेज होते हैं। ठीक है, और 366 डेज क्यों होते हैं? क्योंकि फरवरी में एक डे एक्स्ट्रा होता है, 29 हो जाता है 28 के बाद। 28 के नॉर्मली 29 होते हैं, लेकिन जब फरवरी में 29 डे होता है तो वो लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल है कि कोई भी लीप ईयर जो है वो डिवाइड होगा 4 से। 4 से डिवाइडेड जो भी लीप ईयर है, जो कोई भी ईयर है वो 4 से डिवाइड होगा, मीन्स वो लीप ईयर। ठीक है, तो हमें 2001 से 2100 के 2100 के बीच में ये पता करना है बेसिकली कि कितने लीप ईयर है। तो अगर हम 100 को डिवाइड करें 4 से तो हमें 25 मिलता है। ठीक है, 25 लीप ईयर्स, बट हम 2001 से ले रहे हैं। ठीक है, तो एक लीप ईयर इसमें कम होगा। 2100 इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो इसमें हम एक माइनस करेंगे तो 24। तो देयर आर 24 लीप ईयर्स होंगे इन दोनों के बीच में। तो हमें 29 डेज पता करने थे कि कौन से महीने में, कौन से साल, कितने साल में 29 डेज होंगे। तो 24 जो होगा उसका राइट आंसर होगा। 24 ईयर्स में जो है वो ऐसे ईयर्स होंगे जहां पे फेब जो है 29 डेज का। In 2012, January 1st is Sunday. Then which day is Indian Independence Day of the same year? ये हमें पता करना है। तो पहला दिन संडे है। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ जैन इज संडे। ठीक है, संडे। तो हम पता करते हैं आप कैसे। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने डेज होंगे। पहले जैन में पता करते हैं। जैन में वैसे तो 31 डे होता है, तो यहाँ पे पहला दिन संडे है तो इसे हम छोड़ देंगे, एक डे को हम माइनस कर लेते हैं। तो जैन में 30 डेज, पहला डे हमें बता दिया ना संडे, तो हम स्टार्टिंग से फ्रेश करेंगे तो 1 डे माइनस हो जाएगा। जैन फेब में कितने होंगे? ये कौन सा लीप ईयर है कि क्या है? लीप ईयर से हमें ऐसे पता करेंगे। 4 लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो इसमें 29 होंगे, 29 होंगे। ठीक है, जैन फेब मार्च, मार्च में कितना होगा? 31। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 15, क्योंकि हमें 15 अगस्त का पता करना है। ठीक है,
तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? 5 6 7 8 एंड 9 मीन्स 17 71 17 का 7 1 ये है 3 30 50 80 1110 11 140 170 170 एंड 227 ये होगा। ठीक है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है 227 टोटल 227 आ रहा है। अब हम इसे डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमें ये पता लगेगा कि कितनी वीक्स हैं, कितनी वीक्स हैं। ठीक है, 7 से अगर डिवाइड करें 7 3 21 17 मीन 7 2 14 बचा कितना? 17 में से अगर 14 माइनस करें तो 3 मीन्स यहाँ पे 3 आपका रिमाइंडर आ रहा है। 3 में रिमाइंडर आ रहा है मीन्स ये वीक कंप्लीट हो गई। 32 वीक्स हैं और 3 डेज है मीन्स संडे कंप्लीट हो गया। मीन्स अब पहला डे क्या होगा? मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेंसडे। वेंसडे जो है आपका इंडिपेंडेंस डे होगा क्योंकि यहाँ पे वीक हो गई। अब यहाँ से फ्रेश डे स्टार्ट होने वाला था, उसमें 3 दिन हुआ था, तो तीसरा दिन हमें पता करना है, तो तीसरा दिन वेंसडे होगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो वेंसडे जो है इसका राइट आंसर। नाउ लुक एट द सीरीज 7 10 8 11 9 12 एंड व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। सीरीज से हमें पता करना है कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा। तो 7 और 3 में हम देखें तो यहाँ पे +3 है, और 10 और 8 में देखें तो -2 है, फिर कितना है? +3 है, फिर कितना है? -2 है, फिर कितना है? +3 है। तो हमें फिर क्या करना है? -2 करना है। 12 - 2 कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, नाउ फाइंड द मिसिंग नंबर इन सीरीज 363 275 484 891। इसमें भी मिसिंग नंबर पता करना है। क्या होगा अगर हम देखें 363 को? क्या है ये? 3 + 3 = 6 मीन्स साइड के दो जो नंबर है वो बीच का नंबर है। 3 + 3 6। ऐसे ही 275 को देखें तो 5 + 2 7। ऐसे ही 484 को देखें 4 4 8। तो 891 को देखें 1 और 8 9। तो अब हमें इन चारों ऑप्शन में ये पता करना है कि कौन से दो नंबर जो एंड के दो नंबर होंगे वो बीच के नंबर के बीच का नंबर होगा, दोनों का सम, ये पता करना है। तो अगर हम 393 को देखें तो 3 + 3 6 होता है, 9 है यहाँ पे। 5 + 2 7 होता है बट 8 है। 2 + 1 3 होता है बस बट 1 है। 2 + 6 8 होता है और बीच में भी 8 है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। Find the missing number in the series 95 11.5 138 189। तो अगर हम इसमें देखें कितना ऐड हुआ 95 प्लस, अगर हम 25 अगर ऐड करते हैं 95 में से, 95 में अगर 25 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 115.5 आएगा। ठीक है, अब 115.5 में अगर हम 22.5 ऐड करें तो हमारा 138 आ जाएगा। अब हमें 138 में क्योंकि 20.5 ऐड हुआ, 22.5 ऐड हुआ, 22.5 ऐड हुआ, अब दो करके बढ़ रहा है। ठीक है, दो करके बढ़ रहा है, तो 24.5 का ऐड करेंगे। 24.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 138 24.5 तो 0.5 84 12 3 2 5 6 162.5 तो 162.5 हमारा राइट आंसर होगा। नाउ फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 3 10 101। तो कुछ स्क्वायर का मामला लग रहा है क्योंकि इतनी तेजी से नंबर बढ़ रही है, मींस स्क्वायर ही होगा बेसिकली। ठीक है, तो 3 अगर 3 का स्क्वायर करें
और उसमें 1 ऐड करें तो कितना आएगा? 10 आएगा, 3 स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर करें और उसमें 1 ऐड करें तो कितना आएगा? 10 इंटू 10 100 प्लस 1 101। अब 101 का स्क्वायर करें प्लस 1 ऐड करें तो कितना आएगा? 101 का स्क्वायर कर लेते हैं, 101 101 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 1 मीन्स 1 0 2 0 1 जो है ये 101 का स्क्वायर है। अब इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 0 2 0 2। ये हमारा आंसर होगा 1 0 2 0 2। ठीक है, तो इस तरह से ये है। नाउ rupees 324 is divided among 3 friends A, B and C in ratio 5 ratio 6 ratio 7. What is B's share in the money? ठीक है, 5 ratio 6 ratio 7 में इसे डिवाइड किया गया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें B का शेयर कितना है। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए हमें रेशियो को पहले ऐड करना हो, 5 प्लस 6 प्लस 7 को ऐड करते हैं, कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, 18 आया। अब इसमें हमें पता करना है बी का शेयर, बी का शेयर पता करना है। तो बी के शेयर अब हम इसमें देखना है बी का शेयर कितना है? 6 रेशियो है, 6 है ना, रेशियो कितना है? 6 है। अब इसमें हमें क्या करना होगा? 6 अपॉन 18 इंटू 108 करना होगा। 6 अपॉन 18 इंटू 108, क्योंकि टोटल सॉरी 324 है ना यहाँ पे। टोटल मनी में ऐसे करना होगा, 6 1 जा 6 6 3 जा 18 3 1 जा 3 0 3 8 जा 24 108 मीन्स बी की जो शेयर होगी वो 108 रुपीज होगी। ये ऐसे आंसर होगा इसका। नाउ फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन सीरीज 3 18 5 3 8 5 24 34 48 63। अब इसमें हमें रॉन्ग नंबर बताना है कि इसमें रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम 8 और 3 का डिफरेंस देखें तो 5 होगा। ठीक है, 8 और 3। 15 और 8 का डिफरेंस देखें तो 7 होगा। 24 और 15 का डिफरेंस देखें तो 9 होगा। ठीक है, मींस +2 सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है। तो अगले वाले का डिफरेंस कितना होना चाहिए? अगले वाले का डिफरेंस होना चाहिए 11 का ना, 11 का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर हम 34 और 24 में डिफरेंस देखें तो आ रहा है 10, मींस यहाँ पे 34 नहीं 35 होना चाहिए था। तो ये जो है आपका रॉन्ग है, रॉन्ग सीरीज का नंबर। तो 34 हमारा रॉन्ग होगा। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन द टाइम शोन बाय क्लॉक इज 3:60 PM? ये हमें पता करना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है हमारा 30H माइनस 5.5 इंटू M। ये फॉर्मूला होता है 30H माइनस 5.5 इंटू M। यहाँ पे H जो है हमारा आवर बताएगा और M जो है हमारा मिनट बताएगा। ठीक है, अब हम इसमें इस फॉर्मूले में अगर इस वैल्यू को रखें 30, आर कितनी है 6, ठीक है, माइनस 5.5 इंटू मिनट कितना है 30, अब इसको ऐड कर लेते हैं 180, 130 इंटू 6 180 माइनस 5.5 इंटू 30 करना है। 5 3 15, 5 3 15 और 16। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट था तो 0 से पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 165 15 मीन्स 15 डिग्री होगा इसका एंगल। 15 इसका राइट आंसर होगा। नाउ a train
100 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है? ये हमारा ट्रेन है, कितना है ये? 100 मीटर सर, ठीक है। ये 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। इट टेक्स 20 सेकेंड, टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकेंड, 20 सेकेंड टू पास द ब्रिज। और ब्रिज की जो लेंथ है वो हमें पता करनी है, ठीक है। 100 मीटर की ट्रेन है, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं ट्रेन जा रही है और जो ब्रिज की डिस्टेंस है वो हम इसको ब्रिज की डिस्टेंस मान लेते हैं, मान लो x है, ठीक है। ब्रिज की डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। तो ये टोटल ब्रिज है, उसकी ये ट्रेन पास कर रही है। तो अब हमें, अब इसमें ये देखो, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये टोटल पास करने में 20 सेकंड लगा रहा है। मतलब वो 20 सेकंड में यहाँ से आई ट्रेन, यहाँ से इतनी गई, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा 20 सेकंड में? जितना ये ट्रेन का डिस्टेंस है प्लस ब्रिज का जो लेंथ है, ये टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया होगा 20 सेकंड में, क्योंकि ये पास हो रही है ना। तो अब हमें कैसे पता करना है? अब हमें ये पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगर हम रखें तो ये हमारा डिस्टेंस है 100 प्लस x अपॉन इतना। स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमें, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर को भी सेकंड में लिखना होगा। तो सेकंड में करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे 5/18 से। अगर किलोमीटर पर आवर को आपको सेकंड में करना हो तो 5/18 से, और स्पीड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो 18/5 से करना होता है। तो हमें मीटर पर सेकंड में करना है, तो 18 3 54, 5 3 15 मीन्स स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड होगी, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इस हम फॉर्मूले में रखते हैं, स्पीड कितनी थी? 15 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमारा ये था 100 प्लस x, ये हमारा डिस्टेंस था। अपॉन टाइम कितना लिया था उसने? 20 सेकंड, 20 सेकंड लिया था, ठीक है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 20 को अगर हम इधर भेजे तो ये मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 300 इज इक्वल टू 100 प्लस x, x कितना होगा? 300 माइनस 100 कितना होगा? 200। तो x जो हमने बेस जो की वैल्यू जो हमारी होगी 200, तो ये जो ब्रिज है हमारा 200 मीटर्स का होगा, ठीक है। 200 मीटर जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, ओके। Was now being recorded. Now, the National Startup Awards 2021 is an initiative of which of the following? तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 में स्टार्ट किया था। With reference to Election Commission of India, consider the following statements. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईसीआई। तो ये करेक्ट है, पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। दूसरा है इट वाज अ मैंडेट, इट वाज अ मेड मल्टी मेंबर बॉडी बाय इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, 1989 में इसे बनाया गया था। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस only through a process of removal similar to that of a Supreme Court judge of a parliament. तो ये भी करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट जज की जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग होती है इज सिमिलर टू
द चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट होंगे। नाउ द टर्म्स गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है? गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन ट्राइंगल। तो इन हिस्ट्री अगर हम देखें, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि देयर वाज अ रूट जहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा होती थी, तो वो रूट थे, ठीक है। लाइक अगर हम गोल्डन क्रिसेंट की बात करें तो ये जो रूट था हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, तो यहाँ पे ये इस रूट में ड्रग ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा होती थी। तो इस रूट को हम ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स इसका आंसर होगा। और सिमिलरली एक रूट हमारा गोल्डन ट्रायंगल भी है जिसमें बर्मा, थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम, ये जो है ये गोल्डन ट्रायंगल रूट्स में आते हैं। तो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द रूट ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग। Now, which article of Indian Constitution grants special powers to some states in the country? हमें पता है कि हमारे स्टेट्स में, इंडिया के स्टेट्स में कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी गई हैं, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो वो जो पावर्स हैं वो हमें कौन सा आर्टिकल ऑथराइज करता है? तो ये आंसर होगा इसका आर्टिकल 371। 371 से हमें ये पावर मिलता है। द डेवोस समिट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? डेवोस समिट, तो पहले हम जान लेते हैं डेवोस है कहाँ। तो डेवोस जो है वो स्विट्जरलैंड का पार्ट है और स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो है वो जिनेवा है। तो डेवोस समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है हर ईयरली ये डेवोस समिट ऑर्गेनाइज होता है। और अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इट इज अ स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1971 और ये बेस्ड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मिशन है to enhance business, political, academic and other leaders to shape global, regional and industries agendas. इसके जो फाउंडर थे वो क्लॉस स्वेब जो थे इसके फाउंडर थे। और अदर रिपोर्ट्स जो पब्लिश की जाती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वो रिपोर्ट्स हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट्स। तो अगर ये रिपोर्ट एग्जाम में आए तो आपका आंसर होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दीज ऑल रिपोर्ट्स आर रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नोन एज सेंट हेलेना एक्ट? तो अगर आपने हिस्ट्री को सही से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता है। चार्टर ऑफ 1833 इज ऑल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट। Now, the TSR Subramaniam Committee 2014 is associated with which of the following? TSR Subramaniam Committee. तो इसका आंसर होगा Establishment of Indian Environment Services. IES की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो TSR सुब्रमण्यम कमेटी के ही थ्रू हुई थी। कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दी गई है और इस अमेंडमेंट में हुआ क्या था ये दिया गया है। तो हमें क्या पता करना है? विच पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें करेक्टली मैच जो नहीं है ये हमें पता करना है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ 9th शेड्यूल। हाँ ठीक है, ये तो सही है, 9th शेड्यूल से ही रिलेटेड है। 24th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू रिड्यूसिंग द वोटिंग एज। नो, दिस इज रॉन्ग। 24th अमेंडमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे पार्लियामेंट को स्पेशल पावर्स दी गई थी, तो 24th अमेंडमेंट रिडक्शन से रिलेटेड नहीं है। 61st अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू डिफेक्शन। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 61st अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू वोटिंग राइट, सो ओनली फर्स्ट अमेंडमेंट विल बी करेक्ट। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसमें से कौन कौन करेक्ट नहीं है? तो 2 and 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। इको नेटवर्क इज रिलेटेड टू, एज अ नेम सजेस्ट, नेम यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इको यूज हुआ है, तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से इको नेटवर्क कनेक्टेड है। With reference to the 103rd Constitutional Amendment Act 2019, consider the following statements. It introduced the 10% EWS इकोनॉमी वेकर सेक्शन को 10% कोटा मिला था इस अमेंडमेंट के थ्रू। पहला हमारा स्टेटमेंट ये बोलता है, यस दिस इज राइट, यहाँ पे 10% मिला था। It amended
15, Article 15 and Article 16 of Indian Constitution. This is also right. इकोनॉमिक कोटा अभी हमें पता ही है कि आर्टिकल 15 एंड 16 जो है वो इसकी बात करता है. तो बोथ ऑप्शंस, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट. विद रेफरेंस टू द गैलेंट्री अवार्ड्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. गैलेंट्री अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है. पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि परमवीर चक्र इज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड. नो, दिस इज रॉन्ग. अशोक चक्र हाईएस्ट अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम. यस, दिस इज करेक्ट. हाईएस्ट अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम है. सेना मेडल इज एक्सेप्शनल डिवोशन इन एयर फोर्स. नो, दिस इज रॉन्ग. सो परमवीर चक्र हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड, ये करेक्ट है. और अशोक चक्र हाईएस्ट अवार्ड पीस टाइम, ये करेक्ट है. तो पहला दूसरा करेक्ट है और तीसरा रॉन्ग है. तो इसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली. 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. Which of the following articles of Indian Constitution empowers the President to grant pardon? Pardoning power of President. Pardoning power of President जो है आर्टिकल 72 के थ्रू हमें मिलती है. 6x6x strategy is related to which of the following disease? तो एनीमिया डिजीज जो है इससे रिलेटेड ये स्ट्रेटजी है. और हमें पता है एनीमिया जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है. 38th parallel is the separating line between which countries? 38th parallel. As you know, there are different boundary names of different borders around the world. तो 38th parallel हमें पूछा है. तो इसका आंसर होगा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को जो बॉर्डर सेपरेट करती है उसको हम 38th पैरेलल कहते हैं. और अगर हम देख लें अदर इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस की, तो ड्यूरेंट लाइन जो है वो बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है. 49th पैरेलल इज बिटवीन यूएसए एंड कनाडा. मैकमोहन लाइन इज अ वेरी फेमस लाइन बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत. मैग्नॉट लाइन ये फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है. 38th पैरेलल इट इज बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, जो हमारे क्वेश्चन में था. हाइडेनबर्ग लाइन इज ऑल्सो रिलेटेड टू जर्मनी एंड पोलैंड. जर्मनी एंड पोलैंड को जो सेपरेट करती है. और ऑर्डर नीज लाइन इज ऑल्सो ईस्ट जर्मनी एंड पोलैंड से. तो ईस्ट जर्मनी और पोलैंड को सेपरेट करता है ऑर्डर नीज लाइन, और जर्मनी और पोलैंड को सेपरेट करता है हाइडेनबर्ग लाइन. रेड क्लिफ वेरी फेमस, इंडिया एंड पाकिस्तान. मैनरहैम लाइन रशिया एंड फिनलैंड. Siegfried line between France and Germany. And 24th parallel is related to India and Pakistan as claimed by Pakistan. Pakistan occupied territory. ठीक है, तो ये हमारा now the crime in India report is annual publication of which of the following? तो क्राइम जो इंडिया में होते हैं तो उसकी जो पब्लिकेशन, उसकी जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? तो इसका आंसर होगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. इसके द्वारा इसे रिलीज किया जाता है. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन. तो आपने अगर अच्छे से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी पढ़ा होगा तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये चीज फंडामेंटल ड्यूटीज में दी गई हुई है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा फंडामेंटल ड्यूटीज. द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर. जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये कमेटी जो थी वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी. तो इसका आंसर होगा सी. विथ व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन इन विच ह्यूमन बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई एंड एट द टिश्यू लेवल 1? तो ये जो कंडीशन है वो जब माउंटेनियर्स क्लाइम करते हैं तो ये कंडीशन उन्हें फेस करनी पड़ती है. हाइयर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया विल बी राइट आंसर. द विशाखा गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? विशाखा गाइडलाइंस ये काफी फेमस गाइडलाइंस था. इसका जो मेन मोटिव था वो ये था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो होता है वुमेन्स का, तो उसे कैसे हम वो करें, कम करें. तो इससे रिलेटेड ये विशाखा गाइडलाइन था. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. विथ रेफरेंस टू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स.
पहला स्टेटमेंट ये कहता है इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशंस टू पब्लिक पार्टीज, दिस इज राइट। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन दी जाती है वो इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दी जाती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज्ड टू इशू एंड इनकैश दिस बॉन्ड्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो ये बोथ 1 and 2 इज राइट। एंड इन अ वेरी फेमस केस रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है और इस केस का नेम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो ये केस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स जॉब्स एंड नेचर। तो जॉब जो है और उन्हें कौन से कैटेगरी में रखा जाता है ये हमें पता करना है। ब्लू कॉलर में मैनुअल लेबर, ठीक है, सही है ये। गोल्ड कॉलर में क्या है, हाई स्किल्ड लेबर वर्कर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड गोल्ड कॉलर हाई स्किल्ड, ये शायद कुछ रॉन्ग है। तो यहाँ पे बोथ 1 2 इज करेक्ट। वो ब्लू कॉलर जो है वो मैनुअल से रिलेटेड है एंड गोल्ड कॉलर जो है वो हाईली स्किल्ड लेबर से रिलेटेड है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म लिथियम ट्राइंगल। लिथियम ट्राइंगल, तो लिथियम जहां पे बहुत ज्यादा पाया जाता है, लाइक ये जो 3 कंट्रीज हैं यहाँ पे लिथियम की मात्रा काफी ज्यादा है। बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना, दीज कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका हैव बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पाई जाती हैं और इस वजह से इन्हें हम लिथियम ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया। साउथ अमेरिका की ये कंट्रीज हैं जहाँ पे लिथियम की एबंडेंस काफी ज्यादा है। और अगर हम लिथियम की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट मेटल हो जाता है क्योंकि इसका यूज बैटरी बनाने में एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिवाइसेस बनाने में इसकी यूज की जाती है। लिथियम की जो सिंबल है वो Li है। केमिकल एलिमेंट, इट इज अ वेरी सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल। ये लाइटेस्ट मेटल भी होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। इट इज द लाइटेस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल एंड द लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट ऑल्सो। तो ये लिथियम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके जनरल साइंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाई प्रेसिडेंट। लोकसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है? तो क्या 2? नहीं, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, क्योंकि बिफोर 2020 एंग्लो इंडियन मेंबर्स के लिए सीट रिजर्व थी। 2 सीट्स एंग्लो इंडियन मेंबर्स को मिलती थी, बट बाई 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 को ये चीज को हटा दिया गया। नाउ कोई भी मेंबर्स नॉमिनेट नहीं हो सकते, तो इसका आंसर 0 होगा। Which of the following cases involve the largest bench till date? This is a very famous case और ये आपको इंट्रेंस से पहले भी इंट्रेंस के बाद भी एज अ लॉ स्टूडेंट आपको पढ़ना है। इसका आंसर होगा केशवानंद भारती केस, जिसमें ये केस बेसिकली रिलेटेड था स्वामी ऑफ इडनेर मठ, केरला में इनका मठ था। प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड डिस्प्यूट था। कॉन्स्टिट्यूशनल 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यहाँ पे चैलेंज किया गया था। केरला गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया था और बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही लैंडमार्क डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। लाइक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंड नहीं कर सकते हैं, बाकी कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडेबल है। तो ये एक काफी लैंडमार्क केस था। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे हमें पेयर्स मैच करना है कि कौन सा करेक्ट है। इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर ब्रिटेन से लिया गया है। यस, दिस इज राइट। ब्रिटेन से ही इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर की राइट्स ली गई थी। राइट, रेसिड्यूरी पावर्स ऑस्ट्रेलिया, नो, ऑस्ट्रेलिया से इसे नहीं लिया गया था, इसे कनाडा से लिया गया था, कनाडा। तो ये रॉन्ग होगा आपका। कॉन्करेंट लिस्ट जर्मनी, नो, दिस इज रॉन्ग। कॉन्करेंट लिस्ट को हम ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। Presidential election is borrowed from Ireland. Yes, this is correct. So option 1 and 4 is only correct. तो इसका आंसर होगा A. A will be right answer. ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर ब्रिटेन से, रेसिड्यूरी पावर कनाडा से, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आयरलैंड से। नाउ
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड इसमें भी हमें यही बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। वर्ल्ड एड्स डे 15th ऑफ दिसंबर, नो, ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st ऑफ दिसंबर, तो पहला ही रॉन्ग होगा आपका। इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर, तो ये करेक्ट होगा। 3rd दिसंबर करेक्ट है। ह्यूमन राइट्स डे 10th ऑफ दिसंबर, ये करेक्ट है। यूडीएचआर की फाउंडेशन जो हुई थी वो 10th ऑफ दिसंबर को हुई थी और इसी के वजह से 10th दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। तो ऑप्शन 2 एंड 3 इज करेक्ट। द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज रिलेटेड टू, तो इसका सिंपल सा आंसर है कर्बिंग ऑफ टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। तो टैक्स इवेजन से बचने की कोशिश करती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, तो उसी के टर्म को हम बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग कहते हैं। The Supreme Court of India declared the right to privacy as a fundamental right in which of the following case? This is also a very landmark case जिसमें right to privacy को fundamental rights बोला गया था और इस केस का नाम है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें हमें right to privacy को as a fundamental rights declare किया गया था। The term Blue Heart campaign is related to Blue Heart campaign. सो बेसिकली ब्लू हार्ट कैंपेन जो है वो रिलेटेड है जो पीपल HIV से सफर कर रहे हैं उनको सपोर्ट देने के लिए इस ब्लू हार्ट कैंपेन का स्टार्ट किया गया था। सो सी इज राइट ऑप्शन। विविध भारती इज ऑल्सो नोन एज, विविध भारती हमें पता ही है, इट इज अ ब्रॉडकास्टिंग चैनल जो काफी पुराना इंडियन नेशनल चैनल है ये। तो कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, तो इसका आंसर होगा ए। इन्फ्लेशन इज दैट इवॉल्व्स फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स एंड कंटिन्यूज टू अफेक्ट द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस इज नोन एज, तो इसका आंसर होगा डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन। नाउ द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स वर हेल्ड इन 1924 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो फ्रांस में हमारा पहला विंटर ओलंपिक हेल्ड हुआ था, तो इसका आंसर होगा बी, फ्रांस। Now, the Panchsheel Agreement served as the foundation of relation between which two following countries? तो इंडिया एंड चाइना के बीच में ये पंचशील अग्रीमेंट हुआ था एंड ड्यूरिंग 1954 इंडिया चाइना वार पंचशील अग्रीमेंट जो है ये इंडिया एंड चाइना के बीच में किया गया था। राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज नेशनल कैंपेन टू, राष्ट्रीय गरिमा अभियान जो है वो मैनुअल स्कैवेंजर्स जो होते हैं उनकी सपोर्ट के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उन्हें कैसे सपोर्ट किया जाए, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया हुआ एक कैंपेन है। मैनुअल स्कैवेंजर से के रिलेटेड है, जो नाली में सफाई करते हैं, जो कूड़े कचरे को उठाते हैं, तो दिस इज राष्ट्रीय गरिमा अभियान। नेम द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी, तो स्मॉलेस्ट ब्लैक होल जो है हमारा वो है द यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न इज द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल ऑफ आवर गैलेक्सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है हमारा, इफ एन MP MLA इज कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम is sent to jail for 2 years or more, he will be disqualified from contesting election for 6 years from the time of release. Yes, this is right. Even if a person is on bail after the conviction, he is disqualified from contesting an election if his appeal is pending for disposal. This is also right. So इसका आंसर होगा both 1 and 2 are correct. Now, state of hormones connect which of the following bodies? State of hormones की बात करें तो ये गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्सियन गल्फ को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, और स्टेट्स जो पूरे वर्ल्ड में है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो अगर हम देख लें ये मेजर स्टेट्स हैं जो हमारे अर्थ में, हमारे वर्ल्ड में एक दूसरे लैंड मासेस को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। मलक्का स्टेट जो है वो ज्वाइन करता है अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। पाक स्टेट इज वेरी फेमस, पाक बे एंड बे ऑफ बंगाल को करता है। मोजाम्बिक स्टेट इंडियन ओशन में है। डेनमार्क स्टेट नॉर्थ अटलांटिक। जिब्राल्टर स्टेट इज वेरी फेमस, ये मेडिटेरेनियन सी
एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। मैगेलिन स्ट्रेट पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। बेरिंग स्ट्रेट इज ऑल्सो वेरी फेमस। बेरिंग सी और चुक्सी सी को ये कनेक्ट करता है, और अलास्का एंड रशिया के बीच में ये बेरिंग स्ट्रेट पाया जाता है अगर आप मैप देखेंगे तो दीज आर मोस्ट मेजर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसे आप एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा। एंड अगर आप मैप के थ्रू देखिएगा तो ये काफी अच्छे से समझ में आएगा। सो आई विल रिकमेंड टू गो थ्रू मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड को एक बार अच्छे से आप देखिएगा। Now, the Hunter Commission was set up in 1919 for investigating. Hunter Commission जो आया था, as you know, जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था, उसके बाद हंटर कमीशन को बैठाया गया था टू इन्वेस्टिगेट कि यहाँ पे हुआ क्या था। तो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग। In which of the following cases the Supreme Court of India has fixed the upper limit of 50% for reservation? दिस इज ऑल्सो वेरी लैंडमार्क केस। इसमें 50% रिजर्वेशन से ज्यादा आप किसी भी कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस जजमेंट में, और इस जजमेंट का नेम है इंदिरा शाहनी केस 1992। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाकलैंड आइलैंड इशू इज अ डिस्प्यूट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज? फाकलैंड आइलैंड जो है वो यूके एंड अर्जेंटीना के बीच में एक डिस्प्यूट है। फाकलैंड आइलैंड बेसिकली इंडियन ओशन में सिचुएटेड है, और इस पे दोनों कंट्रीज यूके एंड अर्जेंटीना अपनी टेरिटोरियल शिप दिखाती हैं कि ये हमारा पार्ट है। तो दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन यूके एंड अर्जेंटीना। नाउ द फराजाद 8 गैस फील्ड इज लोकेटेड इन, फराजाद 8 गैस फील्ड, तो फराजाद 8 गैस फील्ड जो है हमारा पर्शियन गल्फ में है। पर्शियन गल्फ, ये हमारा पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे ही फराजाद गैस फील्ड पाया जाता है। और पर्शियन गल्फ की मैप हम देखें तो यहाँ पे मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स आपको अभी बताया, तो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स देखिए कैसे ये कनेक्ट कर रहा है। दिस इज पर्शियन गल्फ एंड दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है ये कनेक्ट करता है दोनों को। तो इस तरीके से आप मैप से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इंटरेस्टिंग वे में समझ सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो पर्शियन गल्फ होगा। Which among the following committees is related to personal data protection? तो BN श्री कृष्ण कमेटी जो है वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। सफिर सिम्पसन स्केल इज यूज्ड टू मेजर, सफिर सिम्पसन स्केल जो है वो हमें विंड स्पीड ऑफ हरिकेन्स को मेजर करने के लिए हेल्प करता है। द बोल्ट्जमैन मेडल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? बोल्ट्जमैन मेडल, Boltzmann medal is basically associated with statistical physics. Statistical physics में इस मेडल को दिया जाता है। The Nomia Accord is related to, Nomia Accord, तो Nomia Accord जो है वो 1998 में इस अकॉर्ड का इस अकॉर्ड को किया गया था कंडक्ट, और यहाँ पे जो टेरिटरी है न्यू सेलिडोनिया जो फ्रांस के अंडर में थी, तो इस अकॉर्ड के थ्रू न्यू सेलिडोनिया जो है वो फ्रांस से बाहर हो गई। ठीक है, फ्रांस की जो ऑक्यूपेंसी थी न्यू सेलिडोनिया टेरिटरी पे, उसे आजादी मिल गई और न्यू सेलिडोनिया बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट। तो इसी अकॉर्ड को हम नोमिया अकॉर्ड बोलते हैं। नाउ द पर्ल रिवर ड्रेन्स फ्रॉम एन estuary इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज? पर्ल रिवर जो है वो साउथ चाइना सी में ड्रेन होती है। और अगर हम मैप देखें साउथ चाइना सी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोहाल सी एक सी है, यहीं पे येलो सी भी हमें मिलता है। यांगस्टे रिवर एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर, यांगस्टे रिवर भी इसी में ड्रेन होती है, और यहाँ पे हमारा पर्ल रिवर पाया जाता है। सो ये सारी जो रिवर्स हैं, पर्ल रिवर, यांगस्टे रिवर, येलो सी, बोहाल सी, ये सारी ड्रेन होती हैं साउथ चाइना से। तो पर्ल रिवर इज साउथ चाइना इज राइट आंसर। नाउ द टर्म ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नाउ द पीएम गति शक्ति स्कीम इज रिलेटेड टू, पीएम गति शक्ति स्कीम वाज न्यूज इन 2022। तो ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, बट
it was related to infrastructure development for multi-modal connectivity plan. तो पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड था. द नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, एज यू नो यूएस रशिया यूक्रेन वॉर वाज अभी भी चल ही रहा है. तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है उस टाइम काफी न्यूज में था क्योंकि रशिया ने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया था. और इसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्रीज को ये कनेक्ट करता है. तो रशिया से ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन ओरिजिनेट होती है और वो बाल्टिक सी के थ्रू होते हुए जर्मनी में आती है. तो रशिया एंड जर्मनी के बीच में ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन था और ये एक वन ऑफ द मेजर सोर्स है. ऑल नॉट ओनली जर्मनी बट पूरे यूरोप में इस गैस की जो रशिया से सप्लाई होती है वो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू होती है. द ब्रैडिकिनिन हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू. तो ब्रैडिकिनिन हाइपोथेसिस जो है वो SARS-CoV-2 से रिलेटेड है और कोरोना वायरस के टाइम ये काफी फेमस हुआ था. नाउ द प्रारंभ समिट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. प्रारंभ समिट जो है वो बेसिकली स्टार्टअप इकोसिस्टम एट इंटरनेशनल लेवल से रिलेटेड है और दिस वाज आल्सो अ करंट अफेयर क्वेश्चन. नाउ द कन्वेंशंस प्रोटोकॉल दैट मैंडेट्स द शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज दैट आर कवर्ड बाय द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD. तो इस कन्वेंशन का हमें नाम बताना है. तो ये कन्वेंशन जो है वो रिलेटेड वो था नगोया प्रोटोकॉल. नगोया प्रोटोकॉल के थ्रू हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो भी जेनेटिक रिसोर्सेस की यूटिलाइजेशन है उसे हमने नगोया प्रोटोकॉल में डिस्कस किया था. बाकी 4 जो कन्वेंशंस हैं वो भी बाकी 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है तो हम इन्हें देख लेते हैं. बेसल कन्वेंशन जो था वो इंटरनेशनल ट्रीटी था जो हजार्डस वेस्ट और अदर वेस्ट जो है बॉर्डर्स पे उसको कैसे हम कवर करें, उसे हम कैसे मैनेज करें, इसमें बेसल कन्वेंशन में इसका डिस्कशन हुआ था और ये 1989 में आया था, साइन किया गया था. अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, ये एग्रीमेंट था ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए. काफी लैंडमार्क ये एग्रीमेंट था जो 1997 में साइन किया गया था और 2005 में ये फोर्स में आया था. स्टॉकहोम कन्वेंशन जो था वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो है POP परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड था. ये ग्लोबल ट्रीटी थी टू फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन हेल्थ की ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उन्हें हम कैसे बचाएं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. तो इससे ये रिलेटेड था और ये 2001 में इसे साइन किया गया था और 2004 में ये फोर्स में आया था. So this is all about the 4 conventions: Nagoya Protocol, Basel Convention, Kyoto Protocol, and Stockholm Convention. Now, the Nagorno-Karabakh region is a disputed territory between which of the following? तो ये अर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. एज यू कैन सी अजरबैजान एंड अर्मेनिया आर नेबरिंग कंट्रीज और इसके बीच में ये जो रेड वाला पार्ट है ये नगोर्नो काराबाग का पार्ट है और यही डिस्प्यूटेड रीजन था. और अगर हम अर्मेनिया की बात करें तो इसका कैपिटल है येरेवान और अजरबैजान की बात करें तो इसका कैपिटल है बाकू. Cataracts in eyes are formed due to breakdown and clumping of which of the following in the lens of the eye? तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से कैटरैक्ट्स जो है हमारे आईज में फॉर्म होते हैं. नाउ एराक्यूमोनिक्स इकोनॉमिक मॉडल इंश्योर्स प्रॉफिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये एग्रीकल्चर के फील्ड से रिलेटेड है एराक्यूमोनिक्स मॉडल. द सिडनी डायलॉग इज एन एनुअल समिट ऑन. सिडनी डायलॉग वाज रिलेटेड टू साइबर टेक्नोलॉजी. तो इसका आंसर होगा बी. The freedom of press under Article 19 of Indian Constitution is restricted on which of the following grounds? Sovereignty and integrity of India. Yes, ये ground है. Contempt of the court is also a ground. Defamation is also a ground. Incitement to an offense. Select
the incitement to an offense. Yes. So all the four options are correct. So इसका आंसर होगा D. Now, the National Mission for Manuscripts is under the aegis of which of the following ministries? तो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं कि अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट से पेंटिंग से रिलेटेड कोई मिशन है तो वो सिंपल सी बात है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ही थ्रू किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टी सेल्स? टी सेल्स जो है हमें इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। The Malimat Committee is related to. Malimat Committee was basically related to the reforms in the criminal justice system. तो इसका आंसर A. Now, which of the following constitutional provisions grants protection to the persons who are arrested or detained? तो rights of the arrested person आर्टिकल 22 में डिस्कस है। इसमें फंडामेंटल राइट्स होती हैं अरेस्टेड पर्संस की भी, और अगर हम आर्टिकल 22 को देखें तो इट गिव्स protection to arrested person against arrest and detention in certain cases which within its ambit contains very valuable element of natural justice. Natural justice की यहाँ पे बात की गई आर्टिकल 22 में कि यहाँ पे arrested persons are also our citizens, तो उनकी भी rights हैं। अगर वो accused हैं किसी crime के लिए, it doesn't mean कि उनके ऊपर fundamental rights applicable नहीं होंगी। तो यहाँ पे आर्टिकल 22 में इसकी बात की जाती है। आर्टिकल 21 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 4 फंडामेंटल राइट्स देता है। राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू कंसल्ट, राइट टू प्रोडक्ट, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, राइट नॉट टू बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो ये है आर्टिकल 22 जो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है अरेस्टेड पर्संस को। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 22। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशन्ड इन द ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन मेसोपोटामिया एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो इसका आंसर होगा क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन में हमें मेसोपोटामिया एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंस्क्रिप्शंस की एमलगमेशन मिलती है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन पेनल कोड? तो लॉर्ड मैकॉले also helped in establishing the first law commission। तो लॉर्ड मैकॉले ही जो है फादर बोला जाता है इंडियन पेनल कोड का। नाउ अब ये चेंज हो गया है, इंडियन पेनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। सीआरपीसी बिकम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड इंडियन एविडेंस बिकम भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। द टर्म ग्रीन स्टील रिफर्स टू, तो ग्रीन स्टील बेसिकली हमें स्टील मेकिंग प्रोसेस की बात करता है कि इस तरह से स्टील आप बनाओ जिससे लोएस्ट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, स्टील मेड थ्रू स्टील मेकिंग प्रोसेस दैट लोअर्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन। नाउ, इन लॉ अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी डेड इफ ही इज नॉट हियर्ड अलाइव फॉर 7 years। तो 7 years से ज्यादा अगर कोई इंसान नहीं दिखा तो माना जाता है इसे भी प्रिज्यूम टू बी डेड। द एलिमेंट विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल एंड गिव्स ग्रीन कलर टू द लीफ, तो वो एलिमेंट क्या है? हमें तो ये पता है कि क्लोरोफिल से ही कलर आता है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन। सो वो एलिमेंट क्या है? तो ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है रिस्पॉन्सिबल है इस कलर के लिए। How many duties are provided under the Constitution of India? तो there are 11 duties, 11 ड्यूटीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है, और ये सारे 11 ड्यूटीज हैं, इसे जरूर आप पढ़िएगा। अबाइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को चेरिश करिए, अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, डिफेंड कंट्री एंड नेशनल सर्विस, प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, प्रिजर्व रिच कल्चर ऑफ इंडिया, protect and improve natural environment, develop scientific temper and humanism, safeguard public property and abjure violence, strive towards excellence, and provide opportunities for education. So these are 11 fundamental duties enshrined in our constitution.
Basel III Accord और simply Basel III seeks to, तो इसका सिंपल सा आंसर है, इट इंप्रूव्स बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विथ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट. Basel III Accord. The Global Climate Change Alliance (GCCA) was established by, तो Global Climate Change Alliance was established by European Union. यूरोपियन यूनियन के ही थ्रू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को स्टैब्लिश किया गया था. नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20. तो इसमें हमें पता करना है कि कौन सी ऑप्शन में जो चारों कंट्रीज हैं वो G20 मेंबर्स की कंट्रीज हैं. तो इसके लिए हमें G20 मेंबर्स में कितनी कंट्रीज हैं ये तो पता होना ही होना चाहिए. देयर आर 20 कंट्रीज, बट कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कंट्रीज पता होगी तभी आप ये आंसर करेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन. तो हम देख लेते हैं कि G20 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं. 20 कंट्रीज को याद करना मुश्किल काम है, तो हम अपने ब्रेन पे क्यों इतना स्ट्रेन दें. वी नो अ ट्रिक जिसका नाम है गुरुजी. सीता अब SSC FCI में जॉब करती है. इस ट्रिक के थ्रू आप G20 कंट्रीज को याद कर सकते हैं. देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं. गुरु में G से जर्मनी, U से USA, R से रशिया एंड U से UK. ठीक है, ये हो गए 4. नाउ G से जापान, J से I से इंडिया. सीता S से सऊदी अरेबिया, I से इंडोनेशिया, T से टर्की एंड A से ऑस्ट्रेलिया. सीता. ठीक है, अब सीता अब AB से, A से अर्जेंटीना, B से ब्राजील. SSC S से साउथ अफ्रीका, S से साउथ कोरिया एंड C से कनाडा. में M से मैक्सिको, E से यूरोपियन यूनियन. जॉब करती है एंड FCI में F फ्रांस, C से चाइना और I से इटली. और जॉब करती है तो आपको लगाना ही पड़ेगा इसे एक रीजनेबल फीस बनाने के लिए. सो गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है. इज अ ट्रिक टू लर्न G20 कंट्रीज, और ये सारी G20 कंट्रीज हमें मिलती हैं. तो हम अगर देखें इसमें अर्जेंटीना भी है, मैक्सिको भी है, साउथ अफ्रीका भी है और टर्की भी है. सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर. तो ये याद करना काफी जरूरी है और ये निमोनिक काफी काम की है, आप इसे याद करिएगा. नाउ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एम्ड एट. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज बेसिकली रिलेटेड टू ब्रिंगिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें असिस्ट करने के लिए, उन्हें फॉर्मल फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मुद्रा योजना का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था. A wife on legal separation from her husband may be entitled to, तो एलिमिनी मिलती है वाइफ को अगर वो हस्बैंड से लीगली सेपरेट होती है तो. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अ डिलिमिटेशन कमीशन वाज नॉट सेटअप. कौन से ईयर में डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप नहीं हुआ था. अब इसमें भी यही है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन कौन से ईयर में डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुआ था तो आप कैसे बताओगे कौन से ईयर में नहीं हुआ था. तो इसीलिए हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर में हुआ था, कौन कौन से ईयर में. तो अगर हम ये मैप देखें, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज सेटअप इन 1953 बाय द कमीशन हेडेड बाय चंद्रशेखर अय्यर. यहाँ पे 494 सीट्स बनाई गई थी 1953 में. ठीक है, सेकंड कब हुआ, 1963 में. यहाँ पे कितनी सीट्स इंक्रीज कर दी गई, 494 से 522 कर दी गई 1963 में. थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन कब आया, 1973 में आया. 1973 में आया और यहाँ पे 522 से 543 सीट्स कर दी गई. ठीक है, असेंबली सीट्स जो टोटल असेंबलीज में है वो 3771 से 3997 कर दिया. 49th अमेंडमेंट एक्ट 1976 के आने के बाद इसे फ्रीज कर दिया गया कि हम फर्दर डिलिमिटेशन को नहीं कर सकते 2001 तक. फिर क्या हुआ, 2002 में there were no delimitation exercises after 1981-1991 सेंसस, क्योंकि हमारे 42nd अमेंडमेंट में ये बोला गया था. फिर उसके बाद क्या किया गया, ये फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन वाज हेडेड बाय जस्टिस कुलदीप सिंह and there was only readjustment of boundaries and no increase in seats. So
2002 के डिलिमिटेशन कमीशन में सिर्फ बाउंड्रीज को एडजस्ट किया गया था, ना कि कोई इंक्रीज को यहाँ सीट को इंक्रीज किया गया। 84th अमेंडमेंट 2002 फ्रोज द इंक्रीज ऑफ सीट्स टू 2026। तो 2002 की 84th अमेंडमेंट के थ्रू अब ये कह दिया गया कि 2026 तक आप कोई भी डिलिमिटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कहानी थी डिलिमिटेशन कमीशन की। तो अगर हम ये ऑप्शन देखें तो यहाँ पे 1953 में पहला हुआ था, 1963 में दूसरा, 1973 में तीसरा एंड 2002 में तीसरा। तो यहाँ पे 2002 है, यहाँ भी हुआ था, 1963 में भी हुआ था, 1993 में नहीं हुआ था, 1973 में हुआ था। तो 1993 विल बी राइट आंसर। 1993 में कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं हुआ था। नाउ बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इज रिलेटेड टू। तो ये एक स्ट्रेटजी थी जो रीजनल टेररिज्म है और जो भी आउटकम था संघाई कोऑपरेशन का, वो उससे रिलेटेड ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बीजिंग डिक्लेरेशन, नो आई थिंक ए इज नॉट राइट। बीजिंग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू वुमेन्स एम्पावरमेंट। वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए एक ये काफी लैंडमार्क डिक्लेरेशन था बीजिंग डिक्लेरेशन, और ये जो है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वीन्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन के थ्रू ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन द राइट्स एंड राइट्स ऑफ द वुमेन। और इसमें एक लैंडमार्क एजेंडा फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट बीजिंग डिक्लेरेशन के थ्रू हुआ था। इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इज सेटल्ड बाय। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ही थ्रू इलेक्टोरल डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। नाउ द प्लान फॉर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इन्वेस्टिगेटेड दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स की क्या प्लान थी? तो उनकी प्रपोजल थी कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। तो ये प्रपोजल क्यों आई? ये प्रपोजल इसलिए आई कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन की कोऑपरेशन चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इंडियन लीडर्स ने इसे मना कर दिया कि वी डोंट नीड डोमिनियन स्टेटस, वी नीड संपूर्ण स्वराज। तो ये एक तरीके से हम इसे पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैक भी बोला जाता है, गांधी जी ने इसे बताया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच प्लान इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। तो इसका आंसर होगा स्टैफोर्ड क्रिप्स ने ही बोला था। तो एक क्वेश्चन से आप इस तरह से अलग अलग आंसर्स और अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको इस तरह से पढ़ना है। एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय वायसराय लेनिथको in 1942. Judges of Supreme Court can be removed from their office by। तो इम्पीचमेंट के थ्रू जजेस की रिमूवल होती है, और आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 जो है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस की इम्पीचमेंट की बात करता है। और हम हाई कोर्ट की देखें तो आर्टिकल 217 जो है वो हाई कोर्ट के जजेस की इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। और ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। रिमूवल मोशन जो है वो 100 मेंबर्स से साइन होना चाहिए इन लोकसभा, और 50 मेंबर से साइन होना चाहिए इन राज्यसभा। और ये फिर जाएगा स्पीकर को या चेयरमैन को। ठीक है, और इफ मोशन इज अगर मोशन एडमिट कर लिया जाता है तो 3 मेंबर कमेटी बनेगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और अगर कमेटी ये पाती है कि देयर इज एनी चार्जेस ऑन मिसबिहेवियर, और गिल्टी पाती है कि कोई मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है, then the house with which the motion was introduced can take up the consideration for the motion। फिर यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से वोट होती है। किस एक हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से अगर मोशन पास हुआ, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगी, वहां से भी स्पेशल मेजोरिटी में पास होना होगा। और आफ्टर द मोशन पास देन ये जो है वो एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ जज। द प्रेसिडेंट देन पास द ऑर्डर फॉर द रिमूवल। सो दिस इज the process of impeachment of the Supreme Court judges। ऐसे ही सिमिलरली हाई कोर्ट में होगा। हाई कोर्ट जजेस की जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग होगी वो वहां के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में होंगी अंडर आर्टिकल 217 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। और अगर हम इसकी रिफॉर्म की बात करें, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1919,
तो यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल को थोड़ा रिलैक्स किया गया था। यहाँ से इंडिया स्टार्टेड टू बिकम सेंट्रल से यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर ज्यादा देने पे तवज्जो दी गई। यहाँ पे प्रोविंशियल पावर्स को भी यहाँ पे पावर दिया गया और यहाँ पे डायरकी सिस्टम को लाया गया, डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। तो यहाँ पे डायरकी भी आया और यहाँ पे पहली बार बाई कैमरलिज्म जो है वो इलेक्शन में आया हमारे कंट्री में। और यहाँ पे ये बोला गया इट रिक्वायर्ड दैट 3 of the 6 members of the Viceroy Executive Council other than the Commander in Chief were the Indians। यहाँ पे 6 में से 3 जो हैं मेंबर्स वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो इंडियन होने चाहिए। It extended the principle of communal representation by providing 6 Indian Christians and Anglo-Indians and Europeans also seats, different seat, and it also provided the establishment for a public service commission. It separated for the first time provincial budgets from the central budget, और means basically provincial and central में different create किया this act ने, और यहाँ पे इनकी powers को भी define किया गया। प्रोविंशियल की अलग बजट आएंगी, सेंट्रल की अलग बजट आएंगी, और इंडियंस को भी यहाँ पे ऐड किया गया इस तरीके के थ्रू, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को फर्दर मुस्लिम से ज्यादा बढ़ाया गया, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी दिया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 एंड ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। नाउ व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? सो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू an international accounting tool for government and businesses needed to understand, quantify and manage greenhouse gas emissions. What is grease lighting 10? So ये basically एक इलेक्ट्रिक प्लेन है, वो नासा के द्वारा इसे टेस्ट किया गया था in 2022। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। नाउ अब हमें इंग्लिश के लास्ट 10 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संजय फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर्स वर टू द क्वेश्चंस आस्क्ड। एल्यूसिव, नो एल्यूसिव नहीं होगा। रिवीलिंग नहीं होगा। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मीन्स होता है अकॉर्डिंग, जो करेक्ट हो, ठीक है, जो राइट हो, ठीक है। नन ऑफ द आंसर्स वर पर्टिनेंट टू द क्वेश्चन आस्क्ड। पर्टिनेंट मीन्स आंसर राइट नहीं थे, तो पर्टिनेंट यहाँ पे राइट आंसर होगा। देयर आर dash views on the issue of giving bonus to the employees, dash views, independent views, no यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। modest views, divergent views, divergent views means अलग अलग लोगों की अलग अलग views थी बोनस देने में, तो इसका आंसर होगा divergent views। man who has committed such and dash crime must be get in the most severe punishment। injurious crime, क्राइम तो इंजरी होती ही है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। अनचैरिटेबल, कोई सेंस नहीं बनता है क्राइम का चैरिटी से। अनवर्दी, क्राइम में अनवर्दी वर्दी की बात ही नहीं है। एबॉमिनेबल, एबॉमिनेबल मीन्स अ वेरी हीनियस क्राइम, काफी हीनियस क्राइम अगर कोई करता है जो सोसाइटी के लिए काफी हीनियस माना जाए, तो उसे हम एबॉनिमल बोलते हैं। काफी ग्रेव क्राइम किया कोई किसी ने, तो उसे सिवियर पनिशमेंट देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी, एबॉमिनेबल। ही हैज डैश people visiting him at his house because he fears it will cause discomfort to the neighbors। तो यहाँ पे एक रोकने की बात की जा रही है, क्योंकि because he fears it will cause discomfort, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कि उसे फियर हो रहा है क्योंकि उसके नेबर्स को डिस्कम्फर्ट होगा, मीन्स वो रोकने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे curtailed is not a right word। requested पीपल, रिक्वेस्टेड आगे तो कुछ होना चाहिए ना, रिक्वेस्टेड भी अनरीजनेबल लग रहा है। स्टॉप, ये करेक्ट होगा, स्टॉप्ड, उसने रोक दिया, आने से मना कर दिया, तो ये आंसर राइट होगा इसका। ऑल्दो ही नेवर लर्न्स टू रीड, हिज एक्सेप्शनल मेमोरी एंड एक्वायरिंग माइंड इवेंचुअली मेड हिम अ वेरी एरुडाइट पर्सन। एरुडाइट, डेडिकेटेड, भाई वो पढ़ने में अच्छा है, मेमोरी उसकी अच्छी है, तो डेडिकेटेड से इसका क्या रिलेशन? देयर आर मेनी पर्सन्स हु आर डेडिकेटेड बट नॉट गुड इन राइटिंग और स्पीकिंग। पैराग्मेटिक, नॉट रिलेवेंट। बेनेवोलेंट इज नॉट रिलेवेंट। एरुडाइट मीन्स अ पर्सन हु इज अ वेरी लर्नेड पर्सन, जो काफी लर्नेड पर्सन हो, उसे सब कुछ आता हो, और तो उसे एरुडाइट पर्सन बोलते हैं। तो एरुडाइट यहाँ पे राइट आंसर होगा।
More insurers are limiting the sale of property insurance in coastal areas and other regions as natural disaster to to get safe from natural disaster uh, and other regions prone to natural disaster. Sorry, यहाँ पे बात कर रहा है प्रोन टू मीन्स जो काफी ऐसे फेज में है जहाँ पे उन्हें काफी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज जहाँ पे होने वाली है उसे हम प्रोन बोलते हैं कि ये यहाँ पे बहुत ही हाई चांसेस हैं कि यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर हो सकती हैं। लाइक इफ वी सी द कोस्टल एरियाज, जापान इज वेरी प्रोन टू सुनामी, मीन्स जापान में बहुत ज्यादा सुनामी होती है, तो यहाँ पे प्रोन यूज किया जाता है। तो प्रोन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। दिस इज अ गुड डैश फॉर अ पिकनिक। तो विनो, इन अ वेरी कॉमन लैंग्वेज वी यूज दिस इज अ वेरी गुड स्पॉट। यहाँ पे तो बहुत अच्छा स्पॉट है यहाँ पे पिकनिक करने के लिए ये वो। तो यहाँ पे स्पॉट इज राइट आंसर। प्लॉट इररिलेवेंट चीज है, प्लॉट पे ऐसा कुछ है ही। नाउ द क्रिसमस ट्री वॉज डैश विद द स्टार्स और द डेकोरेटिव आइटम्स। तो यहाँ पे कुछ सजाने की बात की गई। क्रिसमस ट्री स्टार्स, इंडोर्ड नहीं, इनकेस्टेड नहीं, एंटी से एडोर्न्ड। एडोर्न्ड मीन्स सजाना, किसी चीज को अच्छे से सजाना। तो उसे हम क्रिसमस ट्री वॉज एडोर्न्ड विद स्टार्स एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स। नाउ अ वाइज पर्सन फ्रॉम हिज, लर्न होगा शायद यहाँ पे, लर्न। अ वाइज पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। एक वाइज पर्सन जो है वो अपने मिस्टेक से सीखता है। तो इसका आंसर होगा 149 का मिस्टेक्स। मेनी कंपनीज आस्क देयर एम्प्लॉइज टू साइन अ बॉन्ड ऑफ सिक्रेसी। कंपनीज और एम्प्लॉयज के बीच में बॉन्ड साइन होती है। अभी मैंने बात की इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो दिस इज अ बॉन्ड जो कंपनीज एंड एम्प्लॉयज में साइन किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 2022 previous year paper discussion of PLLB examination with current affairs relevant to 2026 people, 2025 people and GS section भी यहाँ पे कवर हुआ। और कोई भी इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन हो और कुछ क्वेरीज हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड थैंक यू सो मच।